अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया है और वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और उनकी बीवी को सदारती महल से उठाकर वो न्यूयॉर्क ले गए हैं और वहाँ उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमे की तफसीलात अभी तक नहीं बताई गई, लेकिन उन पे जो इल्ज़ामात हैं उनके मुताबिक उनको ड्रग स्मगलिंग का ज़िम्मेदार ठहराया गया है और असला भी रखने का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। और साथ अमेरिका ने धमकी दी है कि वो ये जो जंग है मनशियात के ख़िलाफ़ और उसमें जो वेनेजुएला का हिस्सा है उसके ख़िलाफ़ वो जारी रखेगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक ये जंग सिर्फ मनशियात की जंग नहीं है, बल्कि उस क्रूड ऑयल की जंग है, उन क्रूड ऑयल रिजर्व्स की जिस पे वेनेजुएला बैठा हुआ है या उसको कुदरत ने वो ख़जाना दिया हुआ है जो 300 बिलियन बैरल से ज़्यादा है और दुनिया में 5वें नंबर पर उनका ज़ख़ीरा है ये तेल का, क्रूड ऑयल का, और उस में से 1 मिलियन बैरल पर डे वेनेजुएला निकाल सकता है और निकाल रहा है, फ़रोख्त कर रहा है। तो असल झगड़ा तेल का है। और जब हम तेल की बात करें तो उसके साथ ही हमें ख्याल आता है कि क्या वेनेजुएला के बाद अब ईरान की बारी है, और ईरान भी जो वर्ल्ड जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के ज़खायर हैं उसमें तीसरे नंबर पे आता है। वहाँ पे 200 बिलियन बैरल से ज़्यादा उनके पास ज़ख़ीरा है ईरान के पास। और ईरान को जो धमकियाँ मुसलसल मिल रही हैं, पहले इसराइल से और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ 2 दिन पहले जो धमकी दी है उसका जवाब भी ईरान ने दिया है। और अब ईरान की तरफ से अली ख़ामेनाई ने जो उन आयतुल्ला अली ख़ामेनाई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका की जो धमकियां हैं ये अहम है कि हमारे अवाम याद रखें कि ये धमकियां और ये लालच हमारा रिजॉल्व कमज़ोर करने के लिए हैं और ये ईरान की कौम के इस्तेहकाम को या उनकी ताकत को तोड़ नहीं सकता। और ये धमकी जो दी है वेनेजुएला के फ़ौरन बाद उस पर एक बड़ा दिलचस्प सिचुएशन डेवलप हो गई है। दिलचस्प और ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक इस तरह से है कि इजराइल के जो अपोजिशन लीडर हैं यायर लैपिड, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने धमकी दी है ईरान को। नेतन्याहू पहले धमकी दे चुके हैं, अब वहाँ के अपोजिशन लीडर भी धमकी दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि द रजीम इन ईरान शुड पे क्लोज अटेंशन व्हाट इज़ हैपनिंग इन वेनेजुएला, कि ईरान की जो हुकूमत है उसको ध्यान रखना चाहिए कि वेनेजुएला में क्या हो रहा है। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है, ईरान को धमकी दी जा रही है कि जो कुछ भी वेनेजुएला में हमने किया है, अमेरिका कर रहा है, वो ईरान के साथ भी हो सकता है। और जेरूसलम पोस्ट ने इसके साथ ही जो उन्होंने एक स्टोरी दी है उसके मुताबिक जावेद शाह वाई इरानियंस आर कॉलिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द पहलवीज एंड देयर मोनार्की। अब जो ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं आप उनको जोड़ें इन धमकियों से जो इसराइल से आ रही हैं, जो अमेरिका से आ रही हैं, और साथ जो पहलवी ख़ानदान की ख्वाहिश है इक़्तिदार वापस लेने की, तो आपको पिक्चर उभरते हुए नज़र आ रही है कि 200 बिलियन बैरल जो तेल है ईरान के पास, वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पे कब्ज़ा करने के बाद क्या अब ईरान के तेल के ज़खायर पे कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। ये एक बात है जो मुसलसल जो इंडिपेंडेंट हल्के वो कर रहे हैं और अमेरिका का इसराइल का मीडिया और इसराइल के जो सियासी लीडरशिप है वो जिस तरह ईरान को धमकी दे रही है और साथ ये कह रही है कि पहलवी ख़ानदान को वापस इक़्तिदार में लाया जाएगा। उस पर पहलवी ख़ानदान का जो सोशल मीडिया पर एकदम फिर चंद महीनों पहले जब इसराइल ने हमला किया था ईरान पे और जब फिर अमेरिका ने हमला किया था ईरान पे, उस वक्त भी पहलवी ख़ानदान के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए थे और वो मुसलसल ईरान के अवाम को उकसा रहे थे कि आप खड़े हो जाएं ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ताकि पहलवी ख़ानदान को दोबारा इक़्तिदार मिले। और उन्होंने वहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें किंग रज़ा पहलवी का ये ट्रेंड है, तो दोबारा किंग बनाने की तैयारी हो रही है। तो अमेरिका जो पूरी दुनिया में जमहूरियत ला रहा है वो ईरान में जमहूरियत लाएगा या बादशाहत वापस लाएगा, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन बहरहाल ये ट्रेंड चल रहा है और उसमें रज़ा पहलवी जो साबिक शाह ईरान के जो फ़रार हो गए थे इस्लामी इनकलाब के बाद 1979 में ईरान से, उन के फ़रार से तब से ये जिला वतन है, अब वो वापसी के ख्वाब देख रहे हैं और इक़्तिदार पर कब्ज़े के साथ। ये ख्वाब पूरा होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे वो दिन याद आ रहे, हमारी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, लेकिन जब उनका तैयारा फ़िज़ा में बुलंद हुआ शाह ईरान का, तो अमेरिका पे डिपेंड कर रहे हैं जो रज़ा पहलवी हैं अभी।
और अमेरिका को कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हम इक़्तिदार में वापस लाना चाह रहे हैं। लेकिन जब शाह ईरान का त्यारा उस वक्त हवा में बुलंद हुआ तेहरान से, तो किसी मुल्क ने उनको उतरने की इजाज़त नहीं दी, ना यूरोपियन मुल्कों ने, ना अमेरिका ने, क्योंकि कोई भी ईरान के साथ फड्डा नहीं करना चाहता था उस वक्त। तो जब अमेरिका और यूरोप आंखें बदलते हैं अपने इत्तेहादियों से, तो फिर ये होता है। तो ये रज़ा पहलवी साहब को याद रखना चाहिए। अब आप अमेरिका की हिमायत से आ रहे हैं, तो आपके वालिद साहब को अमेरिका ने पनाह नहीं दी थी। बड़ी मुश्किल से फिर मिस्र में जाके वो त्यारा उतरा और वहाँ के सदर अनवारुस सादात ने उनको पनाह दी, और तब से लेके अब तक फिर वो कहते हैं हिस्ट्री। ये थी हमारी आज की अहम खबर, और हमारे आज की टॉप स्टोरी होगी पीटीआई सीनियर लीडरशिप ने क्या हार मान ली है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई क़यादत के पास है जो यंग है, जिसका ताल्लुक केपी से है, और बाकी तमाम सूबों की क़यादत और केपीआई की सीनियर क़यादत सीन पे नहीं है। इस वक्त सीन पे कब्जा केपी के 4 लड़कों का है। इस पे बात करेंगे हम अली मोहम्मद खान साहब से, जो रुकन कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। और हॉट इशू होगा वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, और ये वादा था सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर याद का कि वो विज़िट करेंगे सरगोदा में उन स्कूलों का जो नदीम अफजल चंद के हलके में आते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। नवंबर के पहले हफ्ते में उस पे बात करेंगे हम। पंजाब में तालीम के हवाले से बात करेंगे नदीम अफजल चंद साहब से और राना सिकंदर याद से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मैन होल के ढक्कन। मुसलसल लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं, मैन होल के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, इसका हल क्या है, हम हल बताएंगे आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद। सलाम अफसर आलम साहब, फरमाइएगा कि क्या हो रहा है? सीनियर लीडरशिप साइड लाइन हो गई है क्या? हार मान ली सीनियर लीडरशिप ने पीटीआई में, या ज़माना बदल गया है और अब जनजी राज करेगी? खल्के खुदा जो जनजी भी है, जो आप भी नहीं और मैं भी नहीं हूं और इमरान खान भी नहीं है, तो फिर क्या जनजी का राज शुरू हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, तहरीक इंसाफ का जहां तक आपने कहा सीनियर क़यादत, तो सीनियर क़यादत तो तकरीबन तमाम की तमाम जेलों में ही है। इमरान खान साहब खुद अडियाला में हैं, शाह महमूद साहब कोट लखपत में हैं, बाकी भी आपको पता है जो वहाँ सिरान है। इस वक्त हुमायूं गौहर हैं, असद कैसर हैं। जी इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब में आपने देखा हमारे वजीर आला तशरीफ ले गए, तो उसको एक तरह से थोड़ी सी प्रोटेक्शन ये थी कि स्टेट ऑफिस है, वजीर आला हैं, जाहिर है एक वजीर आला पे किसी दूसरे सूबे में बगैर किसी बड़ी वजह के आप हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन उसके अलावा इतनी लेवल की फस्तायत है कि हमारी पंजाब की क़यादत, हमारे वहाँ का कारकुन, हमारे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो सूरत हाल आपके सामने है कि उनको मारना, पकड़ना, अगवा करना, घर तोड़ना, पर्चे, फैमिली मेंबर्स को हरासा करना, बिजनेस को बंद करना। इस सूरत हाल में एक जिम्मेदारी इमरान खान साहब की तरफ से सुहेल अफरीदी पे है, तो अपने एक किरदार अदा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई डिवाइड है कि सीनियर क़यादत जो है वो साइड लाइन है और वो किरदार अदा करें। जाहिर है वज़ीर आला के पास एक पावरफुल पोजीशन होती है। इससे पहले अली अमीन खान थे और अब सुहेल खान है, और हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखें, आपने क़यादत की बात की, जेल में है गौहर खान है, बैरिस्टर गौहर खान, उनका नाम नहीं है कहीं पे। असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, इतने सीनियर रहनुमा हैं, और बहुत सारी लाइन लगी है पूरी, और उनके ना नाम है ना पोस्टर्स पे उनकी तस्वीरें हैं। सब लोग अब ये एक बात, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, पंजाब के लीडर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लीडर्स हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, किसी की कोई तस्वीर, कोई बात नहीं आ रही। सिर्फ 4 लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो लीड कर रहे हैं इस वक्त पार्टी को, नैरेटिव को, आपकी सारी जिदोजहद को किधर लेके जाना, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है या नहीं करनी है, वो फैसला कर रहे हैं। और मुफाहमत तो कहीं दूर रह गई, बातचीत तो कहीं है ही नहीं। देखिए, जहां तक गौर साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उनको ज्यादा एक्टिव होना होगा, क्योंकि उनके पास चेयरमैन की पोजीशन है, जेंटलमैन आदमी है, और मैंने तो जितना उनको देखा है, पहले तो ज्यादा नहीं जानता था, पहले से भी सलाम दुआ थी क्योंकि वकील थे इमरान खान साहब के, तो लेकिन जब से चेयरमैन बने हैं उनको मैंने देखा है कि उनकी कमिटमेंट सारी खान साहब की तरफ है, और वो जेन्युइनली दिल से चाहते हैं
बहुत से लोगों की तरह के खान साहब की रिहाई हो, तो उनको मेरे ख्याल में यस, आपकी जिस तरफ आपका इशारा है, यस, गौहर साहब को ज्यादा प्रोएक्टिव इस तरह से होना होगा कि अगर कराची में कोई एक्टिविटी है या लाहौर में है तो वहां फिर वो भी उसको लीड करें, वो उसको लीड करते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त चूंकि पार्टी ने एक पोजीशन, एक जिम्मेदारी सुहेल खान को दी है कि वो जाके एक्टिविटी करें, इस वजह से बैरिस्टर गौहर शायद आपको उस तरह से फ्रंट पे नजर नहीं आ रहे। लेकिन सलमान राजा उनके साथ हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं अपनी हद तक तो आपको कह सकता हूं कि मैं किसी और की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी हद तक कह सकता हूं कि जिस शख्स को इमरान खान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं उसको 100% सपोर्ट करता हूं, चाहे वो सलमान राजा हो या गौहर साहब हो या सुहेल खान हो। उससे पहले मैं अली अमीन को सपोर्ट करता था। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पार्टी धड़ेबंदी की, ग्रुपबाजी की बिल्कुल मुतहम्मल नहीं है। इमरान खान साहब जेल में है, नहीं, 2.5-3 साल होने को आए हैं। ठीक है, लेकिन सीनियर लीडरशिप को बिल्कुल गायब कर देना किसी भी जगह से, ये आप समझते हैं? मैं आपसे वाकई ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है और अब वो उनके ख्याल में जो सीनियर लीडरशिप है वो नाकारा हो गई है, और जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें निस्बतन कम उम्र लीडरशिप को आगे रखना चाहिए और बाकियों को छुपा देना चाहिए ट्रंक में? जो होते हैं ना, घर में मेहमान आते हैं तो पुरानी चीज़ें फटाफट लपेट के बेड के नीचे फेंक देते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है पीटीआई की लीडरशिप के साथ? नए पोस्टर बॉयज आ गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। खान साहब माशाल्लाह से खुद 73-75 के होंगे। अकरम किधर है? और खान साहब जो है वो तो है, लीड करते हैं, वो लीड करते हैं, खुद लीड करते हैं, यूथ के आइकन है, यूथ के लीडर हैं। लेकिन मैंने इतने नाम लिए हैं, शेख वकास हैं, आजम स्वाति हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, ये इनमें से कोई भी नहीं है सामने। पंजाब की बात कर ले, पंजाब का तो कोई लीडर भी जवान, सलमान अकबर राजा तो सर दायर जनरल सेक्रेटरी हैं, वो थोड़ी देर के लिए नजर आए थे लाहौर में, बाकी वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कहीं कोई तस्वीर नहीं उनकी नजर आती। बलूचिस्तान से किसी लीडर की नहीं आती, सिंध से किसी लीडर की नहीं आती, इवन खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से। इतने आपके वो लोग जिन्होंने पार्टी बनाई, 25-30 साल से पार्टी के साथ हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, इतने एमएनएस हैं, कोई नहीं है सामने, सिर्फ ये 4 लोग हैं। क्या वजह है इसकी, बताएं, अगर है ग्रुप बंदी तो बताएं। नहीं, ग्रुप बंदी तो इसको अफसार साहब आप नहीं कह सकते। हाल अलबत्ता ये है कि नई जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है तो उसमें जो लोगों को डाला गया है, तो वो जाहिर है फोर फ्रंट पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप पार्टी में होते हैं, जो पार्टी को जरूरत होती है आप अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे असद कैसर हैं, या जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, या मैं हूं, या जो भी हैं, जब पार्टी को जिम्मेदारी देगी तो हम वो जिम्मेदारी उठाएंगे। इस वक्त तो बतौर कारकुन, बतौर एमएनए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब वजीर आला सुहेल खान कराची जा रहे हैं, हम उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको अपनाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि कमेटियों के चक्कर में पड़ना, मुझे वो ओहदा दे दो, उसको ये क्यों दिया, मैं नहीं पढ़ना चाहिए। पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, सियासत कोई एक दिन का खेल नहीं है। सियासत एक बहुत लंबी, जिसको क्रिकेट में टेस्ट मैच कहते हैं, शायद टेस्ट मैच से भी कोई बड़ी ये कोई टेस्ट मैच है। इसमें आपको बहुत सब्र से भी काम लेना होता है। तो कभी आप ओपन कर रहे होते हैं, कभी आप फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं, कभी आप थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं, कोई और अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो इस वजह से इससे किसी को अतावला या बेसब्रा नहीं होना चाहिए। पार्टी बहुत बड़ी चीज है। खान साहब जब बाहर आएंगे, मेरे सामने खुद इमरान खान साहब ने 16 फरवरी को एक बात की थी पिछले साल इलेक्शन के बाद, ये बड़ी अहम है। मैं उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ ताकि पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उनको भी इसका एहसास हो। सरदार लतीफ खोसा साहब और आमिर डोगर साहब इस बात के गवाह हैं, तीनों मौजूद थे वहां। इमरान खान साहब ने बहुत सी दीगर बातों के अलावा ये बात भी की थी अडयाला जेल में कि मैं जब जेल से रिहा हूंगा, जब मैं बाहर आऊंगा, तो मैं अपनी इस जमात में एक प्रॉपर बड़े लेवल पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करूंगा ताकि जनमन क़यादत ऊपर आए। तो जब तक वो सूरत हाल नहीं आती, इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता किसी को ओहदों के चक्कर में पड़ना चाहिए। सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरा निजाम इस वक्त हमारे मुखालिफ है। तो अब अगर आपस में खुदा न खास्ता हम मुश्तो गिरबान हो गए तो फिर तो हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। ठीक है, दुश्मन की जरूरत तो नहीं है आपको, लेकिन मैं अभी आपने नाम कुछ लिए, लतीफ खोसा साहब का नाम लिया,
वो पार्टी ने क्यों उनको रखा हुआ है। खाली वो 3 पीस सूट पहन के इधर उधर घूमेंगे, उनकी कोई स्ट्रगल दिखाएं, उनकी कोई जिदोजहद दिखाएं, इतना कुछ। और लाहौर में ये लोग गए, वो वहाँ कहीं नज़र नहीं आए। आमिर डोगर साहब हैं और उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की पार्टी के लिए, वो नज़र नहीं आए। शिबली फराज बहुत आगे आगे होते थे एक ज़माने में, वो पीछे चले गए। फिर शेर अफजल मरवत को आगे किया गया, वो थोड़े से पॉपुलर हुए, वो उनको पीछे कर दिया गया। फिर गंडापुर साहब को आगे किया गया, उनको काफ़ी अर्सा तक वो कोशिश करते रहे, वो नाकाम हो गए, उनको पीछे कर दिया। फिर बुशरा बीबी आगे आई, वो नहीं सही तरह लोगों को निकाल सकी और फिर गिरफ्तार हो गई, वो पीछे गई। तो अब सुहेल अफरीदी आ गए हैं। तो ये जो सेमेस्टर सिस्टम आपने पार्टी में शुरू किया हुआ है, और इससे ज़ाहिर है आपका आपका वोटर सपोर्टर वो मायूस होता है सेमेस्टर सिस्टम से। आप नहीं समझते कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, ये डंग टपाऊ काम है? आपने आज बिल्कुल वो डेनिस लिली की तरह तेज बाउंसर आप कर रहे हैं आज। आप जावेद मियांदाद बन के मुझे चक्का लगा देना। नहीं, मैं तो विविन रिचर्ड्स बनने पे यकीन रखता हूं, क्योंकि वो बगैर हेलमेट के खेलता था और खुल के खेलता था। तो इसके दो जवाब हैं। जावेद मियांदाद बगैर हेलमेट के खेलता था, फिर लग गई थी जावेद मियांदाद को, डेनिस लिली का बाउंसर ही लगा था, उसके बाद उन्होंने हेलमेट पहन लिया था। जी, फिर इसलिए आप जरा ध्यान कीजिएगा। लाइट मोड में है और एक थोड़ा संजीदा सा है। देखिए, लाइट मोड में तो यह है कि कप्तान है, मुख्तलिफ मौकों पे आप खिलाड़ियों की पोजीशंस चेंज करते हैं। तो इस वक्त जो उनके आजमूदा या पुराने खिलाड़ी या जो उनके साथ बहुत अरसे से चले में, थोड़ा सा उनको 6वें 7वें नंबर पे खिला रहे हैं और यंग लॉट को थोड़ा ओपन करा रहे हैं। लेकिन संजीदा इसका जवाब यह है कि 1.5-1.25 साल से इमरान खान की सियासी क़यादत उनसे नहीं मिल पा रही। जितनी फैसला साजी हो रही है उसमें सियासी इनपुट बड़ी कम है। बैरिस्टर गौहर समेत, हालांकि वो वकील भी हैं खान के, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहे। तो इस वजह से कुछ चीजें पॉलिटिकली ज्यादा बेहतर मैनेज हो सकती थी अगर सियासी क़यादत अंदर जाती, या अब भी अंदर जाए। बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पूरे निजाम पे ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात में सिर्फ सियासी क़यादत टारगेट किया गया है, जिनको 1.25 साल से मिलने तक नहीं दिया। बाकी लोग कुछ ना कुछ मिल लेते हैं, फैमिली मेंबर्स हो गए, वकला हो गए, आज नहीं तो महीना बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन सियासी क़यादत को मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है। मकसद ये है कि इमरान खान साहब को क्वालिटी पॉलिटिकल इनपुट ना मिले, और इसी वजह से आपको जो थोड़ी बहुत अफरा तफरी या जो बेचैनी सी नजर आ रही है, या जो एक यूनिटी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक फैसला साजी में बेहतरी हो सकती है, वो तभी होगी जब ये सारी सियासी क़यादत मिल पाएगी, ताकि इमरान खान साहब से डायरेक्ट इनपुट जो है वो मिल सके। जब तक सियासी क़यादत नहीं मिल पा रही तो ये जो कंफ्यूजन है वो रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल देखें, मियां नवाज शरीफ साहब उनको जब डिपोर्ट किया गया, जब मुल्क से बाहर चले गए, और ख्वाजा अपना ये जो है जावेद हाशमी साहब और चौधरी निसार साहब ही रह गए थे यहाँ पे, तो उस जमाने में और जो पार्टी जिस तरह चल रही थी, उधर भी एक लीडरशिप का फुकदान तो था। तो इतना पाए का लीडर अगर 2-2.25 साल से जेल में रह जाए, तो लीडरशिप का एक वैक्यूम क्रिएट होना कुदरती अमर है। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, ये चीजें खुद एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमसे बात करने का। तो बेसिकली अगर मुलाकात पे बात आ गई है सारी सियासत की और सारी स्ट्रेटजी की, तो फिर देखना चाहिए दोनों तरफ को कि क्या हो सकता है। और आपने यंग लॉट को ऊपर लाने की बात की, तो मुझे याद आ गया कि मंसूर अख्तर साहब पे भी इमरान खान साहब ने बहुत मेहनत की, ऊपर लाए उनको कि वो चल जाएंगे और अच्छी बैटिंग करेंगे, लेकिन वो नाकाम ही हुए। तो देखते हैं अभी मौजूदा क़यादत जिसको ऊपर बैटिंग पे लाए हैं वो कामयाब होती है नाकाम। वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, और आज का हॉट इशू हमारा है एजुकेशन पे, तालीम के मामले पे, जो सियासत का एक बहुत अहम इशू होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासत ही डिस्कस होती है और उसमें गालम गलोच जो आ गई है वही डिस्कस होती है, लेकिन तालीम जैसा अहम इशू डिस्कस नहीं होता। और आज हम फिर उस पर बात करेंगे जो हमारे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया, और हम वादा याद करवाएंगे राना साहब को, राना सिकंदर याद, जो सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब है, और टाइटल हमारा यही है कि वो वादा ही किया जो वफा हो गया। 26 अक्टूबर को हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें ये वादा किया था राना सिकंदर याद साहब ने कि वो नवंबर के पहले हफ्ते में नदीम अफजल चंद साहब के हलके का दौरा करेंगे और वहाँ जो स्कूलों की हालत है उस पर
जायज़ा भी लेंगे और उसकी बेहतरी के लिए अहकामात भी जारी करेंगे। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको वो क्लिप सुनवा दूं, क्योंकि हमारे साथ दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, राना सिकंदर याद साहब जो सूबाई वज़ीर तालीम है और नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। ये ज़रा क्लिप सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते के बाद आपके पास मैं सर जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं आपको साथ लेके चलूंगा। नवंबर सॉरी आई अपोलोजाइज नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक मैं भी सोच रहा था कि जनवरी तो बहुत दूर है। मैं 2 दिन रहूंगा, मैं सरगोदे भी जाऊंगा, मैं खुशाब भी जाऊंगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में डेट जब भी आप अनाउंस कर देंगे आप मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा। आप आए, आपको डोनर भी देंगे जो गवर्नमेंट के अलावा चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लोग काम करने के लिए तैयार हैं। जी चंद साहब, पहले आप फरमाइएगा, क्या ये वादा पूरा हुआ जो गलती से जनवरी का पहला वीक कहा गया था? अब तो जनवरी का पहला वीक भी आ गया, लेकिन नवंबर में हुआ दौरा, दिसंबर में हुआ। देखें अफसार भाई, राना साहब मेरे भाई हैं, मैं किसी तौर पे भी उनको ऐसे बात निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन असल में क्योंकि मेरे हल्के के 2 मिनिस्टर हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब के भी वो करीबी अजीज हैं, बड़ा पावरफुल हल्का है नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे पता है कि शायद उनकी कोई पार्टी की कोई मजबूरी हो या कैबिनेट की कोई मजबूरी हो और उन्होंने मना किया होगा कि राना साहब आप ना जाइएगा, क्योंकि वो बड़े मुद्दत से इक़्तिदार में हैं, वो दोनों भाई डॉक्टर मुख्तार भरत साहब और शोएब भरत साहब जो MP लॉ मिनिस्टर हैं और पिछले मेरे ख्याल 1988 से वो उस हल्के से आ रहे हैं, तो अच्छा होता कौम देख लेती। और लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको शायद कोई पार्टी की मजबूरी थी, इसलिए मैंने भी फिर ठीक है, आपने भी परसों नहीं किया और आपने मुझे भी नहीं बुलाया कि चलो मैं किन्नू खाने आ जाता वहाँ पे। नहीं, मैं आपसे तो मैंने वादा किया था कि मैं आपको ले जाता। नहीं, मैं दोनों के साथ जाना चाहता था, लेकिन ये बताइए की कोशिश से आप ये है कि रंग रोगन शुरू हो गया है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्कूलों की हालत बताएं कि कुछ फर्क पड़ा? चले राना साहब नहीं आए, जो हेड मास्टर हैं या कुछ रंग रोगन शुरू हुए हैं, लेकिन जिस तरह का दावा राना साहब वीडियो शेयर करते हैं या पंजाब हुकूमत शेयर करती है, एक मॉडल स्कूल, एक अच्छे स्कूल, एक आउटस्टैंडिंग स्कूल, उस तरह के शायद हमारे इलाकों में कोई नजर नहीं आ रही एक्टिविटी, लेकिन पहले से कम से कम दीवारें रंग हो रही हैं, बिल्डिंगें रंग हो रही हैं। राना साहब के नाम लेके मैं भी डराता हूँ लोगों को कि मैं अभी राना साहब को लेके आ रहा हूँ, हेडमास्टरों को कहता हूँ, इंतजामिया को कहता हूँ कि मैं राना साहब को जरूर लाऊंगा, तो वो राना साहब का नाम लेके जरा मैं तो इलाके के काम चले आपकी टॉर तो बन गई ना चंद साहब, फिर ये तो है ना कि राना साहब का नाम लेके आपकी टॉर बन गई। राना साहब फरमाइएगा कि आपने वादा किया था कि जाएंगे और वहाँ ऑन द ग्राउंड चीज़ें जो कुछ चंद साहब ने दावा किया था और कुछ आपने दावे किए थे निज़ाम तालीम को बेहतर करने के, स्कूलों की हालत बेहतर करने के, तो वो दौरा क्यों नहीं हो पाया? क्या जो कह रहे हैं चंद साहब वो बात दुरुस्त है या कोई और वजह थी? साहब सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं चंद साहब, मैंने पहले भी कहा था जी कि मैं इनके सारे आगे से सारी फैमिली, इनके नेफ्यूज़, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल, और मैं ये समझता हूँ कि हमें आइदर वे से देखें, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ दैट द कॉन्वर्सेशन इज़ ऑन एजुकेशन विच इज़ कंस्ट्रक्टिव, विच इज़ पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता था कि आपने आज मेरे प्रोग्राम जो हमें जो इसी टॉपिक पे आपने लेना है सारे, बट द गुड पार्ट इज़ देखें, मैं चंद साहब की इस बात पे कि वो भरत साहब भी और वो भी वहाँ पे लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो भी डायनामिक्स हैं, अल्लाह ताला ने चंद साहब को भी बड़ी इज्जत दी है, बियॉन्ड पार्टी लाइंस दी है, एज अ पॉलिटिकल वर्कर भी, एंड द स्पीकिंग स्किल्स ही हैज़। और इस तरह डॉक्टर मुख्तार साहब का भी एक बड़ा कमाल मिजाज है, ही इज़ वेरी काइंड हम्बल, और शोएब भरत साहब की एक अपनी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे हर तरीके से। बट द गुड पार्ट इज़ दैट दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन अगेन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड एजुकेशन। एक तो आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज दैट आई कुड नॉट गो इन नवंबर। एक्चुअली हुआ ये कि इन्होंने मुझे कहा कि नवंबर में आए, बट उसी टाइम पर हमारा जो सेशन है हॉलीडेज़ का, उससे पहले हमारे प्रोग्राम आ गए लैपटॉप्स के। द ऑनेस्ट रीज़न वाई इट गॉट डिलेड एंड देन फिर आगे हॉलीडे। बट मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें जो बुनियादी हैं जिस पे, और मैं ये एडमिट भी करना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक मैं कहूँ कि मैं आया हूँ और 1.5 साल के अंदर या 1.25 साल के अंदर हमने वो 55,000 स्कूल जो हैं वो मैग्नीफाई ग्लोरीफाई कर दिए हैं। हाउएवर द राइट स्टेप
the steps towards the global standards of education. For example, जिस तरह चंद साहब ने कहा कि outlook of the school is very important, like your house. If it doesn't look good, then again a lot of questions will be raised. The other part was teachers shortage, and honestly, ये हर हल्के जो constituency है, मतलब let's say 25,000 हमने STI school teaching interns hire किए हैं, चंद साहब के हल्के में भी है और वो मुश्तरका भारत साहबान का भी हल्का है. बट आई स्वेयर ऑनेस्टली इन्हें भी पता है, इन्होंने भी कभी मुझे सिफारिश नहीं की और ना ही किसी के कहने पे कोई इस तरह की भर्ती हुई है, टीचर शॉर्टेज एड्रेस हुआ. जो 6 स्कूल्स और उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हम एड्रेस करने जा रहे हैं. साथ ही साथ होलिस्टिकली करिकुलम, फॉर एग्जांपल मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी हमने शुरू किया है, स्टेम लैब्स लेके आए. सो ग्रेजुअली आई एम ग्रेटफुल कि चंद साहब ने इसे ज़रूर अप्रिशिएट किया कि हमारे बेबी स्टेप्स उधर जा रहे हैं. एंड इंशाल्लाह विद दिस स्कूल ऑफ एमिनेंस स्ट्रीम बट ट्राइंग टू लेट्स से देखें ना, एनरोलमेंट नंबर्स जो हैं वो भी तो ट्रेंड्स बताते हैं. और हमें आलम साहब इस पे मैं ऑनेस्टली, इट इज नॉट बिकॉज दिस इज योर प्रोग्राम, बट आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि इस तरह की कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अगर आप प्रोग्राम करेंगे, बेशक उसमें हमें कई जगह पे ये एडमिट करना चाहिए कि अगर स्कूल डजंट रिफ्लेक्ट गुड, देन ऑब्वियसली द मिनिस्टर वुडंट रिफ्लेक्ट गुड आल्सो, बट लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ कन्वर्सेशन टू इंप्रूव दैट. ग्रेजुअली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एम ये होना चाहिए. सेल्फ अकाउंटेबल अपने आप को समझते हैं कि अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से बना तो एजुकेशन. जी 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 अंजाबी, एक मैं गुजारिश, देखिए एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है ना जी, इट इज इंटरकनेक्टेड और इसमें जो चेंज है वो चले आउटलुक वाइज, टीचर्स शॉर्टेज वाइज, एग्जामिनेशंस में कंडक्ट बेहतर वाइज ग्रेजुअली आ जाता है. बट ये कोई सड़क नहीं है कि साफ करो तो चमक जाएगी. सो इसमें ग्रेजुअल सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, देखिए हमारी एक्सेस टू हायर एजुकेशन 12% पे फंसी हुई है पिछली 2 दहाइयों से. बांग्लादेश आज 16-17 पे है, इंडिया 26-28 पे है. सो ग्रेजुअली एजुकेशन एक प्रोग्राम शुरू करता है, दूसरा उसे खत्म कर देता है, तीसरा शुरू करता है. मैं ये पिछले 5-7 न्यूज में देख रहा हूं, पंजाब बहुत आगे है, बट ग्रेजुअली एज पाकिस्तानीज हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट 5 ईयर के 3 एजुकेशन के प्लान्स बनाएं कि हमारी आईआईटी आपके पंजाब के अंदर ये इनिशिएटिव लेना, आपकी हुकूमत है, आप पंजाब के अंदर चार्टर ऑफ एजुकेशन साइन करें तमाम सियासी जमातों को बिठा के. और दूसरी बात ये है कि आपने पंजाब सबसे आगे की बात की है, एनरोलमेंट की बात की है. जो अभी एहसन इकबाल साहब ने जो डेटा जारी किया है उसमें यह है कि 21% बच्चे स्कूल से बाहर हैं. पंजाब में बहुत बड़ी तादाद है, दुनिया के बड़े बड़े कई ममालिक से ज़्यादा तादाद सिर्फ स्कूल से बाहर बच्चों की है. पंजाब में वहीं रही है, कम नहीं हुई, ज़्यादा भी नहीं हुई लेकिन कम भी नहीं हुई. तो इसमें क्या कहेंगे आप, यहाँ की इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही हमें? अब मैं आपको जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी सो एवर सिंस हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद इतनी हो गई, उसकी तादाद इतनी हो गई. और ये पिछले साल से आके जब हमने अपनी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है इसमें 2 मिलियन गोस्ट बच्चे हमने निकाले और उससे ज्यादा इनरोल हुए जो कि कभी तारीख में नहीं हुए. बट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की 3-4 स्ट्रेटजी जिसमें पंजाब है, न्यूट्रिशन, 1 लाख बच्चा उन अजला में इनरोल हुआ, 3 अजला मुजफ्फरगढ़, डीजी खान राजनपुर, अब हम लेके हैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 अजला में. इसी तरह एक्सेस टू हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो है वो बढ़ाने के लिए हमने अपनी जो पहली ट्रांसपोर्ट स्कीम है उसका पायलट की है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कि जहां पे स्कूल्स की इनरोलमेंट अंडर 50 है उसे देखा जाए. और पहली दफा जो इस साल हम अब शुरू कर रहे हैं कि यूनिक आईडी फॉर एवरी स्टूडेंट इन द प्राइवेट स्कूल्स एंड द पब्लिक स्कूल्स, बिकॉज समटाइम्स अब क्या हो रहा है 30% स्कूल्स अनरजिस्टर्ड हैं डिस्पाइट बिकॉज दे डोंट वांट टू कम इनटू द नेट. नंबर 1. नंबर 2, स्कूल फ्रेंचाइजेज हैं वो उन्होंने बिकॉज अपनी फ्रेंचाइजी को भी देना होता है शेयर, तो बच्चे 1200 पढ़ रहे हैं, दिल शो 500. देन वी कनेक्टिंग देम विद द बोर्ड्स, द ERP एंड द सिस्टम दैट डिड नॉट एग्जिस्ट. एंड इन द नेक्स्ट 6 months इंशाल्लाह. सो लेट्स से सिकंदर स्कूल नहीं जाता, बट सिकंदर किधर है, जोहर टाउन में है, उसके किस गली में है, किसका बेटा है, लेट्स आइडेंटिफाई हिम एंड देन व्हाट सिकंदर वांट्स. उसे साइकिल चाहिए, उसे स्टाइपेंड चाहिए उसके घर के. सो आइडेंटिफाइंग एवरी. पंजाब में 97 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं. जी चंद साहब ये बताइएगा जी, जो हाँ फरमाया उन्होंने, आप को उसका जवाब मिला आपके सवाल का? देखिए अफसार भाई, पहले तो जो आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी आया और एहसन इकबाल साहब ने जो सर्वे जारी किया है उस पे पंजाब में बच्चे सबसे ज्यादा, और साथ ये भी है कि कोशिश भी कम हुई है. ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी दादी गवर्नमेंट है,
और ये एक मैं समझता हूँ मजीद कोशिश इनको करनी चाहिए। और राणा साहब बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं और ये कर सकते हैं। कैसे करें आप बताएं ना, कैसे करें? मसला अगर आप समझते हैं कि बच्चे स्कूलों से बाहर कैसे लेके जाएं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उनकी प्रायोरिटी स्कूल नहीं है। उनकी ब्यूरोक्रेसी से आपकी मुराद है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर? उनकी यस उनकी प्रायोरिटी स्कूल नहीं है। क्या और प्रायोरिटी? मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी स्कूल होने चाहिए। देखिए ना, आपने भट्टों पे जाएं तो बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनको कोई एनरोलमेंट नहीं होते। दुकानों पे जाएं तो बच्चे बॉन्डेड लेबर काम कर रहे हैं। कोई स्कूलों में उनका नहीं, उनको नहीं भेजता, कोई इंसेंटिव नहीं है। इंतजामिया की प्रायोरिटी क्या है वहाँ पे? बेनजीर का स्पोर्ट प्रोग्राम के जरिए देखिए ना, वहाँ शुरू हुआ है अभी बेनजीर का स्पोर्ट प्रोग्राम में जो बच्चे आप भेजते हैं वहाँ मिलते हैं। मेरे ख्याल में एक एजुकेशन की इमरजेंसी नाफज करनी चाहिए इनको, कि कोई बच्चा आपको सड़क पे नजर आए स्कूल टाइम पे, या दुकानों पे नजर आए स्कूल टाइम्स में, या भट्टों पे काम करता नजर आए। और दूसरा, यकीन जानिए, मैं अभी भी राणा भाई को, मैं अगले दिन उनके ऑफिस गया था हायर एजुकेशन के, इनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी। मैं फिर इनको ले जाने के लिए आया था कि मेरे साथ एक दफा जरूर चले। आपका कैमरा बेशक चले, इनके जाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके जो सेक्रेटरीज हैं या इनके डीजीज हैं वो तो जाते नहीं है। और मैं कहता हूँ नून लीग के MP MNA को साथ ले लें, मैं भी उनके साथ चलूंगा। मुझे कोई शर्म नहीं आती कि आप मतलब मेरा मुखालफ होगा तो मैं अपने मुखालिफ के पीछे गाड़ी लगा के चलूंगा, लेकिन हमारे स्कूल। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है। यही चार्ट ऑफ एजुकेशन है। अबसार भाई इनके MP MNA का गांव है भरत शर्की। मैं चैलेंज करता हूँ, भरत शर्की के स्कूल की वीडियो मंगवा के देख ले राणा साहब। और आपको फिर चैलेंज आ गया। राणा साहब, मुझे शर्म आती है, मेरे हल्के के स्कूल ऐसे हैं। तो ये कम अज कम, और ऐसे गाँव हैं जिनकी आबादी 5-5 हजार है, वहाँ कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। नई पॉलिसी कोई नहीं है स्कूल बनाने की, जबकि रियासत का बुनियादी काम है स्कूल्स और हॉस्पिटल और तहफ़्फ़ुज़, ठीक, एजुकेशन, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर, ये बुनियादी काम बिल्कुल है। ये आप आउटसोर्स, अगर आज मैं इनको आइडेंटिफाई करता हूँ, पखवाल कॉलोनी है, एक जना कॉलोनी उसको अब कहते हैं, वहाँ मैंने सुई गैस भी लगवा दी, वहाँ बिजली भी लगी हुई है, गलियां नालियां भी मैंने बनवा दी। लेकिन वहाँ के बच्चे रिक्शों पे, टांगों पे कम अज कम दूर जाते हैं। कम अज कम वहाँ 500 बच्चा एनरोल हो सकता है, बच्चियां बच्चे, वहाँ स्कूल कोई नहीं है। इस तरह आप मुझे इतने फोन आते थे पूरे पंजाब से कि आप हमारे जिले में भी राणा साहब को ले आए, हमारे जिले में भी ले आए। ये हालत है, क्योंकि एक एजुकेशन आपकी मीडिया की मदद से। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं ये लंबी बात करना चाहता था, लेकिन राणा साहब सिर्फ 20 सेकंड में आप अपने जवाब दे दें। और साथ चंद साहब, आप, मैं चाहता हूँ सिंध में देखिए, मैं बड़ी सिंपली आप अपनी पार्टी के को कहें कि हमारे साथ वो प्रोग्राम में आए। मैं कहता हूँ सिंध के एजुकेशन पे मैं कतई गलत डिफेंड नहीं करूंगा। ठीक है राणा साहब, मुख्तसरन बता दें, प्रोग्राम बिल्कुल हमारा वक्त। सबसे पहले तो जी आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं भरत साहब को भी साथ लाऊंगा, ये भी साथ आए, और भी जो कोई जमाते हैं वहां पे आए। दूसरा, आई डू नॉट, मैं पिछले 1.5 साल से जो कोशिश कर रहा हूं उससे आई एम ग्रेटफुल, उन्होंने अप्रिशिएट किया। पहली बार जो स्कूल हमने आउटसोर्स किए उनकी इनरोलमेंट 250% हमने बताई, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल्स में आए। पहली दफा COs DOs मेरिट पे लग रहे हैं। पहली दफा 100% स्कॉलरशिप बैचलर्स में मिल रही है, 100% लैपटॉप अबाव 65% को मिल रहा है। पहली दफा न्यूट्रिशन रोज बच्चों को, जो कि 11 लाख बच्चे हैं, पहली दफा, मेरी गुजारिश पहली दफा। और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इन्हें ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट वहां नजर आ रहा होगा कि ऑफिसर्स जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 55,000 स्कूल सारे ठीक कर देंगे। इट इज अ जर्नी, लाइक आई सेड, इट इज एजुकेशन। और बजट हमने 30 अरब से डेवलपमेंट का 110 अरब किया, कमिटमेंट नजर आ रही है। इसी तरह हमने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तालीम का इदारा। क्या सिंध एजुकेशन दे रहा है 11 लाख बच्चों को या बाकी अजला? सो ना सिर्फ हम तालीम की क्वालिटी जी, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं आपको भी लेके, और मैं इंशाल्लाह सोएब भरत साहब को भी लेके, चंद साहब को भी लेके, आई वुड लव टू गो। जिस तरह चंद साहब ने कहा कि ना सिर्फ ये कि इनका हल्का, हम वो जिला भी घूमेंगे और सराउंडिंग सारे डिस्ट्रिक्ट जो है डिवीजन, उसका 3-4 लुकिंग फॉरवर्ड टू राणा साहब, लुकिंग फॉरवर्ड टू चंद साहब, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेट्स सी। तो प्रोग्राम का वक्त हमारे बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ लेंगे के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और मैन होल के ढक्कन हल क्या है, और 2025 में 27 अमवात हुई हैं मैन होल
में लोगों के गिरने से सिर्फ कराची शहर में, और पिछले साल 19 लोग मारे गए थे, बच्चे भी महफूज नहीं रहते। तो ढक्कन गायब हो जाते हैं। इसमें दो बड़ी अहम बातें, एक तो ये कि ढक्कन स्टील के हैं तो गायब होते हैं। अगर ढक्कन बदल दिए जाएं और फाइबर ग्लास या रबड़ या पॉलीमर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, और भी कुछ हो सकती हैं जो पूरी दुनिया में ढक्कन इनके बनाए जाते हैं, चोरी भी हो जाएं तो इनकी कीमत कोई नहीं होती। तो इसलिए क्या हमारी हुकूमतों को नहीं चाहिए, सूबाई हुकूमतों के ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएं और ढक्कनों को स्टील से हटा दें और इस मटेरियल के ढक्कन लगाएं ताकि चोरी होनी ख़त्म। और दूसरा ये है कि माओं को और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें जब सड़क पर निकलें। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया में होती है। ये नहीं है कि आप सड़क पर निकलें और बच्चे का हाथ छोड़ दें। तो पेरेंट्स को भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारे वाक़यात हमने देखे जहाँ पे पेरेंट्स की लापरवाही भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमतें तो जैसी हैं वो हमें पता है, पेरेंट्स को एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, वो तो केयर ही नहीं करते। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।